तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की है। डेली करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं और हम अपने कल से स्टार्ट किए साथ में पॉलिटी सीरीज़। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कल जाना है। आज हम किस पे बात करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रेफर्स टू द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइड फॉर द functioning of government and protect citizen rights. It acts as the supreme law of country. अब क्या है इसका मतलब? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का हमें नेचुरली पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या डेफिनेशन देते हैं शुरू से, सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसमें प्रिंसिपल्स, रूल्स डिफाइन किए जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि गाइड करते हैं कि फंक्शनिंग क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की, प्रोटेक्ट करते हैं आम इंसान के रूल्स को, राइट्स को, और एक्ट करते हैं एज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम लॉ है असली। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो पॉलिटिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना तो हमारी कंट्री नहीं अच्छी है। तभी इसीलिए हेड्स ऑफ टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन ला के दिया, उनके साथ जो मिनिस्टर्स थे, फॉर एग्जांपल सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन, जितने भी थे, उनको हमें बार बार थैंक यू कहना चाहिए जिन्होंने हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन दी। अब हम सोर्सेज की बात करें, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड अ बेज ऑफ बोरोइंग। बेज ऑफ बोरोइंग क्यों कहा गया? क्योंकि एक लौती कॉन्स्टिट्यूशन जिसने 2 साल 9 महीने 2 साल 11 महीने लगाए बनने के लिए, क्यों लगाए? डैट ओनली रीज़न इज डैट क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सारी कंट्रीज के टोटल जो हैं, सारी कंट्रीज के टोटल कॉन्स्टिट्यूशंस उठाए, उसमें से जो उन्हें पॉजिटिव, जो उन्हें लगता था कि इसमें ये नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कि नेगेटिव बातें नहीं उठाई, उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूशन की नेगेटिव बातों को भी देखा और पॉजिटिव भी। पॉजिटिव को ऐड किया और नेगेटिव को पॉजिटिव वे में ऐड किया। अब हम देखेंगे यूके से, जैसे हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ किससे मिला? यूके से लिया, बी आर अम्बेडकर ने ऐड किया। यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमें किससे अडॉप्ट किया है? यूएसए से। कनाडा से हमने क्या अडॉप्ट किया? फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। आयरलैंड से हमने किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज 5 ईयर प्लान्स किया। साउथ अफ्रीका से हमने क्या किया? कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का। जापान से हमने क्या अडॉप्ट किया? कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद अगर हम बात करें सलाइंट फीचर्स की, सलाइंट फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बोला सबसे लंबी लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन है और बड़ी इत्मीनान से लिखी गई, इतना टाइम लेके। उसके बाद अगर हम बात करें ओरिजिनली, जिसमें कितने हैं? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल्स। नाउ अब जो है, अगर हम अब की बात करें, 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं। अब ब्लेंड क्या है? ब्लेंड अब जो हमारे स्लाइड फीचर्स में और आ जाता है कि ये किसका बना है? रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी, अब आप कहोगे कि फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी में तो बड़ा फ़र्क है। रिजिडिटी जो चीज़ इतनी रिजिड, इतनी सख्त होती है जिसको बदल नहीं सकते। फ्लेक्सिबिलिटी जो चीज़ हम तरोड़ मरोड़ सकते हैं, है ना। पर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी ही है, जो चेंजेस जो उसमें लिख दिया है उसको हटा नहीं सकते, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड ऑन कर सकते हैं। उसमें ऐड ऑन हम जितना मर्जी करें, देखो कितने से कितने हो गए आर्टिकल्स। सम प्रोविजंस कैन बी इजीली अमेंडेड वाइल अदर्स नीड स्पेशल। अब कह रहे हैं कि क्यों कहा गया कि फ्लेक्सिबल भी और रिजिड भी है? क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स तो इजीली, भाई जो लग रहा है कि नहीं है सही, या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो तो इजीली अमेंडमेंट हो जाती है। बट कुछ जो है बहुत स्पेशल जो है, उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए, स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए। ठीक है, पूरी प्रोसीजर चलेगा तब जाके जो है वो अमेंडमेंट्स होंगी। उसके बाद अगर हम बात करें फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, सेंट्रल मूव पावर देन स्टेट्स, इसमें क्या आर्टिकल 1 या 20 में क्या है कि फेडरल यूनिटरी, हमारा आर्टिकल 1 ही हमें कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, बेस्ड ऑन
वेस्टमिनिस्टर मॉडल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब क्या है, पार्लियामेंट क्या है, एक ऐसे संसद है जहाँ पे सारे कलेक्टिव मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेड कौन करता है उनको, प्राइम मिनिस्टर, इसी को पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, यूएसए से इंस्पायर होके लिया है। प्रोटेक्ट क्या करता है, हम लोगों की, हम आम जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब इसमें क्या है, इंस्पायर्ड किससे हुआ, आयरलैंड से। गाइड स्टेट पॉलिसीज ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, अब गाइड किस पे करता है, ये सोशल पॉलिसीज पे और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस पे। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी हैं, पार्ट 4 का ए पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें पता है, जब हम पढ़ेंगे आगे आगे समझेंगे। ऐड क्या है इसमें, 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ। ड्यूटीज़ कौन सी, जो अब ठीक है, अब मैंने कह दिया कि ये राइट्स हैं आपके, अब मैं अगर किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैंने बच्चों को बोल दिया कि तुम्हारे राइट्स हैं, तो वो राइट्स तो वो समझ गए ना कि हाँ हमें ये ऐसे है, फ्रीडम है, हमें मार नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। अगर मैं उनको ड्यूटीज़ नहीं दूंगी, अब तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें पढ़ना भी है, तुम्हें नंबर भी लाने हैं, कॉपीज़ भी कंप्लीट करनी है, ऐसे सिटीज़न है। अगर हमें सिर्फ राइट्स ही दे देते तो हम उसका फ़ायदा उठाते, ठीक है। तो हमें साथ में ड्यूटीज़ भी दी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट इज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमें पता है वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अमेंडमेंट्स होंगी, कुछ भी चेंजेस होगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट करता है क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को हमारे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद करें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको पता है, आर्टिकल 26, 18 साल से ऊपर, चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी है, उसको पूरा राइट है वोट करने का। सिंगल सिटीजनशिप भी हमें पता है कि अगर आपके पास किसी एक कंट्री की सिटीजनशिप है तो आपकी दूसरी कंट्री से ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप कट हो जाएगी। उसके बाद करें इंपॉर्टेंस ऑफ यूपीएससी में, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, प्रीलिम्स में आर्टिकल्स आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगी इम्पॉर्टेंट हैवी वेटेज सब्जेक्ट है। पॉलिटी आप कर लेते हो, आई थिंक कि 12 to 15 क्वेश्चंस, अगर मिनिमम से मिनिमम भी लेके चलें तो 11 to 12 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। और 11 नंबर इक्वल्स टू 22 मार्क्स, बहुत मायने रखाते हैं। आगे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आर्टिकल्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं, उसमें मेन आर्टिकल्स मैं आगे बताऊंगी इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पार्ट्स पढ़ने हैं, स्केड्यूल्स पढ़ने हैं, बोरोड फीचर्स पढ़ने हैं, और मेन्स में क्या है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसे, फेडरल करेक्टर क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं पावर्स को, रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है। ऐसे में हमें क्या आ सकता है, इंडिया की डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और राइट्स वर्सेस ड्यूटीज़, ठीक है। दैट इज इट, ये हमारा आज का था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब ऐसे ही हम अपनी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। मैं तो कहूँगी ये सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट है और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हैवी वेटेज वाला सब्जेक्ट है, जो सबको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही प्रेपरेशन करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसे नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, टेलीग्राम को फॉलो ज़रूर करें मेरे चैनल को, जहाँ से आपको डेली के करंट अफेयर्स और सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे विद PDF हैंड रिटन नोट्स। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर।